students, welcome to the official YouTube platform of Sriram IAS. Today we will have a complete series of Indian economy topics. तो इस सीरीज में जो हमारा मोटिव है कि हम एक टॉपिक को यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, एक माइक्रो टॉपिक, नॉट अ फुल टॉपिक, एक माइक्रो टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। उसी का जो प्रीलिम से रिलेटेड जो भी फैक्ट है या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे एंड उसी टॉपिक के ऊपर वन एमसीक्यू एंड में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, राइट। सो आज का जो पहला टॉपिक है, इट इज़ द थीम इज IMF, बट जो माइक्रो टॉपिक है उस माइक्रो टॉपिक है IMF कंडीशनलिटीज़। तो यहाँ पे जो IMF का कंडीशनलिटीज़ है, अब इससे पहले हमको ये सब जानना है कि IMF होता क्या है। नाउ IMF वाज फॉर्म्ड इन 1944, ओके 1944 में फॉर्म हुआ था, मतलब एग्रीमेंट हुआ था। एंड IMF comes into rescue of member countries when they are facing a BOP crisis, that is balance of payment crisis. Now balance of payment is a very important topic. तो जब balance of payment crisis हो रहा है तो IMF हेल्प करता है ना। उस हेल्प के अंदर में क्या कंडीशनलिटीज है, क्या वो फ्री में हेल्प करता है या फिर कोई कंडीशन रखता है, दैट इज व्हाट इज द थीम ऑफ टुडेज टॉपिक, ठीक है। सो हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे। 1991 में जो बीओपी क्राइसिस हुआ था, 1990 में हो गया था बीओपी क्राइसिस इंडिया का, तो IMF केम इनटू रेस्क्यू। तो यहाँ पे हम डीमिस्टिफाई करेंगे द IMF कंडीशनलिटीज एंड द नुआंस्ड ट्रूथ बिहाइंड द इंडियाज LPG रिफॉर्म्स। इंडिया का जो LPG रिफॉर्म हुआ था वो क्यों हुआ था, IMF का क्या कंडीशन था, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, IMF लोन्स आर नेवर फ्री मनी। IMF loans are never free money. Now what do we mean by that? जब BOP क्राइसिस होता है IMF हेल्प करने आता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर थिंकिंग कि IMF तो इंडिया इज़ अ मेंबर कंट्री, तो जब BOP क्राइसिस होता है तो उसका काम ही है, IMF का काम है हेल्प करना। तो वो जो हेल्प करता है क्या उसके पीछे क्या वो फ्री हेल्प है या फ्री हेल्प नहीं है, वो हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। When countries take loans from IMF to survive economic crisis, the capital acts as a temporary lifeline। जाहिर सी बात है वो जो कैपिटल IMF से आता है वो एक कंट्री के लिए एक लाइफलाइन है, बिकॉज वो टेम्पररी लाइफलाइन है, बिकॉज वो एक BOP क्राइसिस से गुजर रहा है, तो उससे उभरने के लिए वो एक लाइफलाइन है। बट रियलिटी ये है कि ये जो कैपिटल IMF प्रोवाइड करता है फॉर एग्जाम्पल टू इंडिया, इट इज बाउंड बाई कंडीशनलिटीज, that is hidden strings and strict structural adjustment the borrowing nation must implement to ensure economic recovery and loan repayment। मतलब कुछ strict regulations भी होते हैं, that is conditions होते हैं जो कि आपको मानना पड़ेगा। ये पैसा, ये कैपिटल अगर आपको चाहिए, कोई भी बोरोइंग कंट्री को चाहिए, कोई भी BOP क्राइसिस जिसका हुआ है अगर IMF से चाहिए, तो आपको कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स, रेगुलेशंस, कंडीशंस आपके ऊपर लगता है और आपको मानना पड़ेगा। ओके, द 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स ऑफ IMF कंडीशनलिटीज। एक है फिस्कल डिसिप्लिन, दैट इज टू रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू मैनेज डेफिसिट्स। फिस्कल डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, और आप अगर ध्यान से देखोगे कि ये जो फिस्कल डिसिप्लिन IMF 1991 में इंडिया को कहा था, और ये बाद में 2003 में इफ़ यू कनेक्ट FRBM एक्ट आ गया था। FRBM एक्ट नथिंग बट फिस्कल डिसिप्लिन के लिए था, क्योंकि जो भी हमारा खर्चा हो रहा है एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए, एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। 2003 से पहले वैसा नहीं था। ओके, मार्केट एक्सेस, ओपन डोमेस्टिक मार्केट्स टू एक्सटर्नल ट्रेड एंड कंपटीशन, ये भी हमारा 1991 से पहले उतना नहीं था। तो IMF ने बोला कि मार्केट एक्सेस होना बहुत ज़रूरी है, आपके मार्केट को एक्सेस दो, एक ओपन करो, सो दैट एक एक्सटर्नल ट्रेड और कंपिटिटिवनेस भी बढ़े। ओनरशिप शिफ्ट, अभी तक 1950 से लेके 1991 तक मोर ऑफ इट वाज रन बाय PSUs, ठीक है। हमारा हालांकि मिक्स्ड इकोनॉमी था, बट इट वाज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स सोशलिज्म एंड लेस टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, एंड बिकॉज सोशलिज्म मीन्स द ओनरशिप, द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड और मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट और बाय द स्टेट, दैट इज नथिंग बट PSUs। तो ओनरशिप शिफ्ट करने के लिए बोला गया टू प्राइवेटाइज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसको प्राइवेटाइज करो। ये भी IMF का
एक काइंड ऑफ एक रिफॉर्म करने के लिए एक सुझाव था। मॉनेटरी कंट्रोल, स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, ये भी आईएमएफ ने बोला गया। तो ये 4 आईएमएफ का कंडीशनलिटीज था, 4 स्ट्रक्चरल पिलर्स था। बाय 1991 इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज था, रिजर्व्स वो नियरली डिप्लीटेड, मतलब ऐसा था कि सिर्फ ओनली फ्यू वीक्स ऑफ इंपोर्ट कवरेज रिमेन्ड एज ए टोटल इकोनॉमिक हॉल्ट। मतलब कहने का मतलब यह है कि इतना इंपोर्ट्स हम ले रहे थे बाहर से, तो इंपोर्ट का पैसा देने के लिए अपने पास डॉलर खत्म हो रहा था। अपना जो फॉरेन रिजर्व है, जो फॉरेक्स है, वहां पे डॉलर खत्म हो रहा था, लगभग सिर्फ 2 हफ्ते का था। मतलब इतना खराब सिचुएशन हो गया था। तो उस वक्त अगर इतना खराब सिचुएशन हुआ है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज डिप्लीट हो रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, तो एक डेस्परेट नीड फॉर एक्सटर्नल कैपिटल जरूरी था। ठीक है, नीड था। तो उस नीड पे, क्योंकि हमारा नीड है, इंडिया का नीड था, तो आईएमएफ उस टाइम पे इंडिया ने अप्रोच किया आईएमएफ को। हालांकि आईएमएफ का मेंबर भी इंडिया रहा है 1944 से, एंड वर्ल्ड बैंक फॉर ए क्रिटिकल फाइनेंशियल लाइफलाइन, कि हमको पैसे की जरूरत है। ओके, तो आईएमएफ का डिमांड फिर ट्रांसलेट हो गया डायरेक्टली इनटू इंडियाज एलपीजी फ्रेमवर्क। आईएमएफ का ये कंडीशन था, इंडिया का ये रिस्पॉन्स था। रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, लिबरलाइजेशन। ठीक है, हमारा लाइसेंस राज चल रहा था। ठीक है, 1950 से लेके 1991 तक, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री ओपन करने से पहले यू नीड टू टेक ए लाइसेंस। ठीक है, तो रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, दैट इज लिबरलाइज करो। प्रमोट प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, ओपन द इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन। The condition attached to IMF loans served as a precise architectural blueprint for India's historic economic overhaul. तो जो इंडिया का इकोनॉमिक, जो अब कहते हैं ना इकोनॉमिक पॉलिसी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 जो हम पढ़ते हैं बुक में, उसके जो पीछे का जो फ्रेमवर्क है वो ये है। क्योंकि आईएमएफ ने कंडीशन रखा था। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारा सोवरेंटी वहाँ पे लूज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज हमको ज़रूरत था उस टाइम पे, इट वॉज नीडेड। दैट नीड पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आईएमएफ आके एक कंडीशन रखता है तो उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी नीडेड कैपिटल, नहीं तो और बुरा हाल होता। ठीक है, सो द रिफॉर्म्स वेर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द आईएमएफ बट नॉट एंटायरली फोर्स्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। अगर प्रीलिम्स में आएगा कि जो रिफॉर्म्स होते हैं वो एंटायरली फोर्स किया है, आपको मानना ही पड़ेगा, वैसा नहीं था। कंडीशन ही वैसा था। आप अगर ध्यान से देखोगे द आईएमएफ, ये जो मिथ है, जो हम सोचते हैं कि ऐसा है, ऐसा एक्चुअली है नहीं। द आईएमएफ एंटायरली डिक्टेटेड एंड इम्पोज्ड इंडियाज इकोनॉमिक अगेंस्ट इट्स विल। नो, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, बिकॉज विल के खिलाफ नहीं था, क्योंकि इंडिया को खुद जरूरत था। अगर देखा जाए कि आईएमएफ का जो कंडीशनलिटीज था वो एक्सटर्नल प्रेशर था, मानते हैं। रैपिड एलपीजी इंप्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन इंडिया की भी तो इंटरनल रेडीनेस था, इंडिया को भी जरूरत थी उस चीज का। फाइन। सो रियलिटी है कि इंडियन पॉलिसी मेकर्स वेर ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअलाइजिंग दीज एग्जैक्ट रिफॉर्म्स। हमारा जो पॉलिसी उस टाइम पे, जो पॉलिसी मेकर्स उस टाइम पे जो मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये ज़रूरत था। तो कहने का मतलब है जब कोई प्रॉब्लम होता है तो उस टाइम पर कोई बाहर का कोई एक आके हमको हेल्प करता है, कैपिटल देता है, तो जाहिर सी बात है कुछ कंडीशन तो रहेगा। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ऑल्सो नीडेड दोज काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, लुकिंग एट आवर कंडीशंस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1991 पे। ठीक है, सो ये जो है कि हमारा सीवियर बीओपी क्राइसिस हुआ था, आईएमएफ ने लोन दिया, कंडीशंस रखा, लेकिन डोमेस्टिक रेडीनेस भी था। सो ये 3 चीज मिला के ही एक रिफॉर्म्स, एलपीजी रिफॉर्म्स आया, और जो कि बहुत तेजी से वो रिफॉर्म इंप्लीमेंट भी किया गया। एक क्वेश्चन करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएमएफ कंडीशनलिटीज, इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रायर एक्शंस मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर आईएमएफ बोर्ड अप्रूवल। नाउ प्रायर एक्शंस क्या है? प्रायर एक्शंस आर प्री कंडीशंस imposed by IMF. Loan is not even approved unless these are fulfilled. कुछ प्रायर कंडीशंस, एक फ्रेमवर्क है IMF का जो कि आपको करना पड़ेगा और ये फुलफिल करना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं तो लोन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया QPC आर ऑलवेज रिलेटेड टू फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स। नो, ऑलवेज काफी एक्सट्रीम सेंटेंस है।
नाउ क्यूपीसीज होता क्या, ये भी एक आईएमएफ का कंडीशन है, सॉरी आईएमएफ का फ्रेमवर्क है। ये सब वर्ड्स आपको याद करना, ये अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि प्रायर एक्शन हो गया, क्यूपीसी हो गया। क्यूपीसी बेसिकली एक तरीके का क्वांटिटेटिव टारगेट्स है, ठीक है, क्वांटिटेटिव टारगेट्स है आईएमएफ की तरफ से कि आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और ये स्ट्रिक्ट है, आपको करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें क्या दिखाई देता है, कुछ फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रहता है कि आपको इतना फिजिकल डेफिसिट करना है, कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का टारगेट रहता है, कुछ क्रेडिट ग्रोथ का रहता है, कुछ इन्फ्लेशन रिलेटेड इंडिकेटर्स रहता है। तो ये सिर्फ फिजिकल डेफिसिट टारगेट्स का नहीं है, बिकॉज द ऑप्शन इज ऑलवेज दिया है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स आर लीगली बाइंडिंग कंडीशंस। तो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स बेसिकली कुछ सॉफ्ट कंडीशंस होता है जो कि आपको करना पड़ता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है, इसलिए द वर्ड सॉफ्ट है, सॉफ्ट कंडीशंस है, सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है, दे आर लीगली नॉट एनफोर्सिएबल। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो तीनों को अगर हम यहाँ पे एक साथ कंपेयर करें तो प्रायर एक्शंस प्री अप्रूवल होता है, स्ट्रिक्ट होता है, और ये मस्ट कंप्लीट होता है, आपको लोन डिसबर्समेंट से पहले आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। QPCs are basically quantitative targets based on fiscal deficit, foreign exchange reserves, credit growth, inflation related indicators में, ठीक है, ये भी स्ट्रिक्ट रहता है और इट इज ऑल्सो लिंक्ड टू डिसबर्समेंट। पर जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होता है, कुछ रिफॉर्म, कुछ मतलब इंडिकेटर्स है कि आपको बाद में रिफॉर्म करने के लिए, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल होता है और ये सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटर करने के लिए है। So that's it for today. We'll come up with more exciting topics of economy every day, and that too it will be completely related to the syllabus and the UPSC demand, जो कि UPSC क्वेश्चंस पूछता है उस हिसाब से ही रहेगा, थोड़ा डिटेल में रहेगा। सो इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, और आपके वैल्यू एडिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पर्टिकुलर सीरीज। थैंक यू।